हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हम चैप्टर है वो 13 पढ़ रहे थे, जिसमें ये था कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें थी उसमें। तो हमने जो अभी तक पढ़ा था वो ये पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमने ये पढ़ा अभी तक। और किस चीजों को हम सप्लाई कहते हैं, किस चीजों को सप्लाई नहीं कहते, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें क्या पता चला था कि IGST, UTGST या फिर CGST प्लस SGST पे करना है, हमें ये पता चला था। इसका मतलब हमें ये देखना था कि इंट्रास्टेट सप्लाई हो रही है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, हमें ये चीज पता करनी थी। तो हमने ये जो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हम ये सेक्शन 12 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट 2017। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर आप देखते आ रहे हैं। और आपको अभी भी एक एक चैप्टर मिलेंगे, हर एक चैप्टर वाइज हम वीडियो पढ़ते हुए चलेंगे। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जैसे बताया गया था कि जो सप्लायर है वो इनवॉइस इशू करता है। GST कलेक्ट करता है फ्रॉम द रिसिपेंट। ठीक है, फ्रॉम द रिसिपेंट। और कलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को दे देता, पे कर देता है। तो वो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जिसमें सप्लायर कलेक्ट करता है GST फ्रॉम द रिसिपेंट। इस केस में इनवॉइस कब इशू करना हम ये देखते हैं। इनवॉइस कब इशू करना है? इनवॉइस जब इशू होगा उसी टाइम हमारी टैक्स लगेगी, उसी टाइम हमारी GST लगेगी। तो इन केस वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशू ऑन टाइम, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, अगर इन केस जब इनवॉइस जो है विद इन अ टाइम एज पर सेक्शन 31 अगर वो इशू हो जाता है, इनवॉइस हमारा एज पर सेक्शन 13 विद इन अ टाइम इशू हो जाता है, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर बात करी जाए कि इनवॉइस हमारा जो है इशू हो जाता है ऑन द टाइम, इशू हो गया ऑन द टाइम। अगर ऑन द टाइम इशू हो जाता है तो हमारा या फिर डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो सबसे पहले होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 31 आखिर है क्या, कितने दिन में हमें इशू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 30 मीन दैट द टाइम limit for the issue of invoice is that invoice must be issued before the provision of service or within a 13 days from the date of supply of service या फिर 45 days for the BFSI company and NPC। BFSI मतलब बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी। ठीक है, तो बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट कंपनी जितनी भी है वो 45 डेज के अंदर इशू कर देगी इनवॉइस। 45 डेज के अंदर इशू कर देगी इनवॉइस। और इन चारों कंपनी को छोड़ के और NBFC को छोड़ के अगर और कोई कंपनी है तो वो विद इन 13 डेज या फिर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, इन दोनों में से कोई भी डेट सबसे पहले, इन दोनों में से सबसे पहले जो आएगा उससे पहले हमें इशू कर देना है इनवॉइस। सिंपल, एज पर सेक्शन 30। अब बात करते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जब हम गुड्स की बात कर रहे थे तब हमने इसे गौर नहीं करा था क्योंकि नोटिफिकेशन आया था कि हम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट नहीं लेंगे जब हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे किसका? गुड्स का।
आप सर्विस का कर रहे हैं तो सर्विस में इंक्लूड करना है। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या होती है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वुड बी द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ क्रेडिट इन अ बैंक अकाउंट या फिर डेट ऑफ एंट्री इन अ बुक ऑफ अकाउंट विच इज अर्लियर। अब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इसका मतलब जिस दिन सप्लायर है उस दिन उसे पेमेंट रिसीव हो जाती है, उस दिन उसे पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो पेमेंट उसे रिसीव हुई उसमें भी 2 दिन दिया जाएगा, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा गया, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसा गया, या फिर जिस दिन उसे एंट्री मिली बुक ऑफ स्टेटमेंट को, बुक ऑफ अकाउंट में उसे एंट्री मिली, वो दोनों दिन में से सबसे पहला जो होगा वही हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कहलाएगा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कहलाएगा। ये था हमारा जब इनवॉइस इशू हो ऑन द टाइम एज पर सेक्शन 31। अब क्या होगा इन केस वेयर द इनवॉइस नॉट बीन हैज नॉट बीन इशू ऑन द टाइम एज पर सेक्शन 31। जैसे अगर मान लिया जाए कि 30 डेज या फिर 45 डेज के अंदर अगर इशू नहीं हो पाता है, मान लिया जाए कि 1 तारीख 6वां महीना 2022, ठीक है, ये हमारा डेट चल रहा है, 1 जून 2020 चल रहा है, और उन्होंने सप्लाई कर दी, उन्होंने आज ही इसी दिन सप्लाई कर दी, इसी दिन सप्लाई कर दी। तो सप्लाई करना अब उन्हें 13 जून 2020 से पहले, इसका मतलब 30 दिन के अंदर उन्हें इशू करना होगा इनवॉइस। अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने इशू कर दिया तो ऑन द टाइम हो गया, ऑन द टाइम होगा। अगर नहीं कर पाए तो फिर वो नहीं होगा। तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, उस टाइम हमारा कौन सा अर्लियर होगा? earlier of the date of provision, earlier of the date of provision of a service and the date of receipt of payment। जिस दिन क्या हम इसमें पढ़ रहे थे कि अगर इशू हो जाता है ऑन द टाइम ऑफ, ऑन द टाइम, तो हम क्या होगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अगर नहीं होता है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी सबसे पहला डे होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वैसी जिस दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है या फिर वो डेट ऑफ एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट करता है, वो दोनों में से जो पहला डे होगा वही हमारा क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। नाउ in case of insurance company, banking company, financial institution including the NBFC telecom company notified supplier of service making taxable supply between the distinct person as specified in section 25, invoice may be issued before or the time of recording such supply in book of account या फिर before the expiry of the quarter during which was supply। अब इन्होंने कहा कि एक इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम, अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है बिटवीन द डिस्टिंक्शन पर्सन, दो डिस्टिंक्शन पर्सन है, दो डिस्टिंक्शन पर्सन है, उन दोनों के बीच अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है सर्विस का, कोई भी सप्लाई हो रहा है सर्विस का, तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई, उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बिफोर और द टाइम, सॉरी इनवॉइस जो है, इनवॉइस जो है वो इशू हो जानी चाहिए बिफोर और द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई इन बुक। जब बुक ऑफ अकाउंट में हम सप्लाई करते हैं तो बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं कि हम इतना सप्लाई करते हैं, तो पहले उससे पहले या जब आप एंट्री कर रहे हो उस टाइम, दोनों में से कभी भी इनवॉइस हो जानी चाहिए, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ऑफ ड्यूरिंग द, अब मान ली जाए कि जनवरी है, जनवरी से मार्च, ठीक है, जनवरी से मार्च, अगर उन्होंने फेब में करा है, फेब में सप्लाई करा है, तो मार्च खत्म होने से पहले, मार्च खत्म होने से पहले उन्हें वो इशू इनवॉइस हो जानी चाहिए। किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को और टेलीकॉम सर्विस को, जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन के बीच में हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन क्या होता है ये भी बताएंगे हम, सेक्शन 25 पढ़ेंगे अभी। एडिशनली वेयर द सप्लाई इनवॉइस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर कोई भी कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, जैसे आज हो गया, परसों, 1 महीने 2 महीने, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सप्लाई हो रही है, इनवॉइस मस्ट बी इशू ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। ड्यू डेट मतलब अगर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई, मान लिया जाए कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई साहब आज अगर मैं आपको कर रहा हूं, 1 तारीख को अगर मैं कर रहा हूं तो आपको 30 तारीख तक पेमेंट कर देनी चाहिए,
30 तारीख तक पेमेंट कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये लास्ट डेट हो गया, ये लास्ट डेट है। वही इन्होंने बोला है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑन या बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इशू हो जानी चाहिए इनवॉइस, ठीक है। नाउ और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या फिर जिस दिन, अगर मान लिया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है डेट, लास्ट डेट अगर स्पेसिफाई है तो इस दिन या इससे पहले आपको इनवॉइस इशू हो जाने चाहिए। अगर मान ली जाए कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है डेट, अगर यही जो स्पेसिफाइड लास्ट डेट नहीं स्पेसिफाइड है, तो एक्चुअल रिसिट या फिर एक्चुअल रिसिट आने से पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और on or before the date of completion of milestone event where the payment is linked to the completion of milestone event, सिंपल। अब तीन चीज इसमें कही गई कि बात मान ली जाए कि अगर स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो भैया आपको ऑन या फिर बिफोर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कर देनी है। अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो भैया आपको जिस दिन पेमेंट हो रहा है उससे पहले या उससे दिन ही आपको इनवॉइस इशू कर देनी है। अगर ये दोनों चीजें भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अनसर्टेबल भी नहीं, ये सारी चीजें नहीं दी है, तो मान ली जाए कि जिस दिन आपका एक इवेंट कंप्लीट, मान लिया जाए कि इवेंट माइलस्टोन इवेंट मतलब आपका पूरा जो आप सर्विस दे रहे हैं वो खत्म होने वाली है, तो उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना इन केस ऑफ क्या, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे थे उसका एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉलोइंग प्रोटोकॉल। सो 15 अक्टूबर the marriage hall was fixed and advance 25,000 was paid, among the agree was 1 lakh rupees, सिंपल। तो इन्होंने कहा कि एक मैरिज हॉल बुक हो रहा है जिसका मान ली जाए ए है, एग्जाम्पल लेके चलेंगे। बी क्या है, सप्लायर है हमारे, ठीक है, और ये क्या है, हमारे रिसिपेंट है, ठीक है। तो ये जाके ए से बोल रहे हैं, ए से इन्होंने क्या करा, मैरिज हॉल बुक करवा लिया का 15 अक्टूबर को, और उसी दिन उन्होंने 25,000 रुपीज एडवांस भी दे दिया, जो 1 लाख रुपीज का 25,000 रुपीज, मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज में से उनका मैरिज हॉल बुक हुआ, 1 लाख रुपए में मैरिज हॉल बुक हुआ, उसमें से उन्होंने 25,000 रुपए दे दिए, 25,000 रुपीज दे दिए। उस 25,000 रुपीज का 20 अक्टूबर को उन्होंने इनवॉइस भी इशू कर दिया, इन्हें क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया। देन 30 नवंबर द मैरिज सेरेमनी टुक प्लेस इन अ हॉल। अब 30 नवंबर को क्या हो रहा है, मैरिज हो रहा है उस प्लेस में, मैरिज हॉल में। एंड 14 दिसंबर द इनवॉइस इशू for the balance of 75,000 indicating adjusted the advance paid earlier, और 31st December the balance payment was received। अब बात देखनी चाहिए, अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये होगा कि ये देखेंगे कि ऑन टाइम हो रहा है एज पर सेक्शन 13 या फिर नहीं हो रहा है, नॉट एज पर सेक्शन 13। अब बात करी जा रही थी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर विद इन 13 डेज में हो जाना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुआ है, 30 मई को, 30 नवंबर को प्रोविजन ऑफ सर्विस हो रहा है। और या फिर आपका पेमेंट जिस दिन रिसीव हो रहा है, इन दोनों में से होगा, दोनों में से पहले जो डेट आएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, क्या चीज कहलाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो पहला स्टेप ये था हमारा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, साफ कर देते हैं, आपको सही से समझ आएगा। पहला हमें ये देखना है कि ऑन द टाइम है कि नहीं, ऑन द टाइम हम क्या पढ़ रहे थे कि विद इन 13 डेज या फिर बिफोर या फिर ऑन द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ऑन द टाइम ऑफ तो नहीं हो रहा है, इनवॉइस इशू नहीं हो रहा ऑन द टाइम ऑफ, या फिर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं हो रहा है,
फॉर द 75,000 रुपीज का हम करेंगे, ये बाद में होगा, ठीक है, एडवांस नहीं होगा अभी, पहले 75,000 रुपीज की हम कैलकुलेट करेंगे। सो ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विस या बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो नहीं हो रहा, इस दिन नहीं हो रहा, या फिर इससे पहले भी हम 75,000 रुपए का नहीं हो रहा। अब उन्होंने कहा दूसरा केस क्या है, विद इन 13 डेज में हो जाना चाहिए फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस, फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस। सो विद इन 13 डेज, इसका मतलब 13 नवंबर 14, 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर 14 डे के अंदर क्या हो रहा है, इनवॉइस इशू हो जा रहा है, इनवॉइस इशू हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऑन द टाइम है, ऑन द टाइम है, ऑन द टाइम है। तो हम क्या देखेंगे, हम दो चीज देखेंगे ऑन द टाइम होगी। तो पहला होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसीट, ठीक है। इन दोनों में से पहले जो होगा, इन दोनों में से पहले जो होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सो इस इनवॉइस कब इशू हुआ, 14 दिसंबर को, और पेमेंट कब आई, 31 दिसंबर को। इन दोनों में से सबसे पहले कौन हो रहा है, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर क्या होगा, हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई, वही यहाँ पे दिया होगा नीचे, सॉरी, या डेट ऑफ इनवॉइस 14 दिसंबर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 31 दिसंबर। Therefore, the 14th amount 75,000 time of supply would be 14th दिसंबर, और फॉर एडवांस जो 3,000 रुपीज मिला था वो क्या होगा, द डेट ऑफ पेमेंट प्रीसीड द इनवॉइस, हैंस द टाइम ऑफ सप्लाई दैट बी 15th अक्टूबर। अब एडवांस वाले सीन में क्या हुआ था कि एडवांस जब हम देख रहे थे, अगर एडवांस आपको याद होगा तो जिस दिन ऑन या फिर बिफोर कहा था हमने, बिफोर, ऑन या बिफोर, इन दोनों में से पहले। सो जिस दिन प्रोविजन एडवांस जिस दिन मिला, पेमेंट होगी रिसिप्ट और इनवॉइस, इन दोनों में से कौन सा पहले हुआ, हमारा 20 पेमेंट मिली है, पेमेंट मिली है, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली होगी जिस दिन उन्होंने एडवांस मिला। तो इन दोनों में से इनवॉइस और पेमेंट में से सबसे पहले कौन सा, 15 अक्टूबर। तो ये 25,000 रुपीज के लिए 15 अक्टूबर हमारा क्या होगा, हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। यहीं पे वो चीज दी हुई। एज पर सेक्शन 30, इफ देयर इज एक्सेस पेमेंट रिसीव अप टू 1,000 रुपीज, द सप्लायर कैन चूज टू take the date of invoice issue with respect to such excess amount as time supply of service for such excess value। अब इन्होंने कहा कि मान लिया जाए कि 1 लाख की सर्विस थी, जैसे 1 लाख की सर्विस थी, अब गलती से वो 1,10,000 रुपीज पेमेंट कर दे, तो जिस दिन ये 1,000 पेमेंट उन्हें वापस करी जाएगी, वापस पे बैक करी जाएगी, उसी दिन वो, उस दिन हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो सकती है। माना जाए, अगर माना सप्लाई, तो सप्लाई कैन चूज द टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ अब बात करेंगे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी हमने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अब हम पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Reverse charge mechanism. The time of supply of service under the reverse charge mechanism would be the earliest of 16 days from the date of invoice या फिर date of payment, date of payment। अब इन्होंने कहा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको पता है सप्लायर इशू नहीं करता, सप्लायर इशू नहीं करता इनवॉइस, कौन करता है, रिसिपेंट। जो हमारा रिसिपेंट होता है वो इनवॉइस इशू करता है टू द सप्लाई, टू द सप्लाई। इसका मतलब जो सप्लायर है वो कलेक्ट नहीं करता, वो कलेक्ट नहीं करता, वो कलेक्ट नहीं करता जीएसटी। जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, हमारा रिसिपेंट, इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन द केस ऑफ इनवॉइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो इन केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन्होंने कहा कि 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट भी यही होगी विच इज द अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑफ डेबिट इन अ बैंक अकाउंट as reflected in the bank statement and the date of recording the payment in a book of account by the recipient। इन्होंने कहा कि डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ डेबिट इन अ बैंक अकाउंट, ठीक है।
as reflected in a bank of account or the date of recording of payment in a book of account। यहाँ और होगा, एंड नहीं होगा, और होगा। इन दोनों में से सबसे पहले जो हमारा डेट हो रहा है वही हमारा क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा। नाउ आते हैं यहाँ पर, सीधा आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर ए प्रोवाइड लीगल सर्विस एज एन एडवोकेट टू मिस्टर बी which fall under the reverse charge basis, which fall under the reverse charge basis। 10th up 10th 10th April 2020 the service are provided to Mr. B and 12th April 2020 Mr. A issue invoice to B, Mr. A issue invoice to Mr. B, then 10th July 2020 the payment is made by Mr. B through the check and recorded in a book of account and the 15th July 2020 the payment get debited from the bank account। So पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हमने क्या देखना था, हमें ये देखना था कि जिस दिन उन्हें अकाउंट में डेबिट हुआ है, जिस दिन अकाउंट में डेबिट हुआ है, या फिर जिस दिन उन्होंने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करी है, बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करिए। तो इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले हो रहा है, बुक ऑफ अकाउंट में हमारा हो रहा है, तो डेट ऑफ पेमेंट हमारी क्या होगी, 10 जुलाई 2020। दूसरी चीज, इनवॉइस कब इश्यू हो रहा है, तो इनवॉइस हो रहा है 12 अप्रैल 2020 को। तो 12 अप्रैल से हम क्या करेंगे, इसमें 16 डेज जोड़ लेंगे प्लस 1 डे प्लस करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 12 जून 2020। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, ये 12 जून 2020। तो हमारी 12 जून 2020 हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ बात करते हैं वाउचर की, तो टर्म वाउचर हैज बीन एक्सप्लेन अर्लियर इन द चैप्टर द टाइम ऑफ सप्लाई वाउचर दैट आर एक्सचेंजेबल फॉर सर्विस एज अंडर if the supply is identifiable the point of issue the date issue of voucher and the date of redemption of voucher in all other case। अब सिंपल सी बात कही गई, इन्होंने यही पढ़ा, हमने अभी ऊपर पढ़ा था इन द केस ऑफ गुड्स में, इन केस ऑफ गुड्स में अगर वो आइडेंटिफाइबल है, जैसे मान लिया जाए कि इशू हुआ वाउचर, कंपनी वाउचर देती है, ये मान लेते हैं कंपनी वाउचर देती है एम्प्लॉय को, सब एम्प्लॉय को वाउचर देती है, वो जाके बोलते हैं कि आप जिम में उसका यूज कर सकते हैं, 5000 का है, वो जिम में आप यूज कर दे, जिम में जाइए उस वाउचर का यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जिम। इसका मतलब जिम के लिए तो आइडेंटिफाइबल है, तो जिम के लिए यूज हो रहा है। तो जिस दिन उसको इशू करा गया वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन द केस ऑफ वाउचर, अगर आइडेंटिफाइबल है। अब मान लिया जाए कि अनआइडेंटिफाइड है, पता ही नहीं है कि किस पर्पस के लिए स्पेसिफाइड पर्पस नहीं दिया। तो जिस दिन उसका मान लिया जाए कि एक वाउचर हुआ, कंपनी वाउचर देती है हर एक एम्प्लॉय को दिवाली में 5000 रुपीज का, 5000 रुपए। वो कहती है कि आप वो जो वाउचर है किसी भी सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें स्पेसिफाइड नहीं है। तो जिस दिन ये रिडीम हुई, इसका मतलब जिस दिन इसका यूज करा गया वही हमारी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, जिस दिन रिडीम करेंगे। सो ये था हमारा वाउचर। अब ऑल अदर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, all other instance the time of supply as per section 35 subsection 5 as per section 13 subsection 5 is the fixed as under due date for the filing the periodic return। जिस दिन आप रिटर्न भरते हैं अंडर सेक्शन 39 के अंदर, उस दिन से पहले और केस में जिस दिन आप पेमेंट जीएसटी करते हैं, आपको वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। Now, according to section 13 subsection 6, the time of supply to extend is related to addition in the value of supply by way of interest, late fee, penalty for delay payment or any consideration shall be date on which the supply receives such additional in value।
तो अगर कोई भी इंटरेस्ट हो गया, लेट फी हो गया, पेनल्टी हो गया, डिले पेमेंट हो गया, कोई भी कंसिडरेशन जिस दिन रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, वही हमारी उस दिन क्या कहलाएगी, वो हमारे कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, वही हमारा कहलाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग सेक्शन 13 सबसेक्शन 6। बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 की जीएसटी डिफाइन द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। क्या होता है, हमारा फाइनेंस एक्ट आते ही, फाइनेंस एक्ट आते ही हमारा चेंज हो जाता है, हमारे जितने भी टैक्स रेट है वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो उस टाइम में अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड या सर्विस या बोथ, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हम कब दे लेंगे, अगर टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कब होगा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। According to section 14 subsection A, in a case goods or service or both have been supplied before the changing rate, यहाँ पे दो चीज ध्यान देंगे, बिफोर चेंज इन रेट। अगर हमारा जो गुड्स है या फिर सर्विस है, मान लिया जाए कि चेंज होने से पहले, मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 जून को चेंज होने वाला होगा, इससे पहले आप सप्लाई कर देते हैं, 1 जून को आप गुड्स या फिर सर्विस दोनों में से कुछ भी सप्लाई कर देते हैं। The time of supply can be determined as follow. As follow. Then first, where the issue of where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in the rate of tax. उन्होंने कहा कि इनवॉइस जो है उसी दिन, जिस दिन आपको सर्विस सप्लाई करी आपने सर्विस, उसी दिन इशू होगी, पेमेंट भी उसी दिन हो गई आपको आफ्टर द, मगर नहीं सॉरी इनवॉइस इशू हुई है सेम एज हैज बीन इशू, जिस दिन आपने इशू करा उसी दिन सप्लाई करा, उसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया। एंड पेमेंट जो रिसीव हुई है आफ्टर द चेंज इन रेट, जो 30 तारीख हमने कहा कि 30 तारीख को चेंज होने, इसके चेंज होने के बाद अगर रिसीव हुई है देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। अगर हमारी जो इनवॉइस है जिस दिन सप्लाई कर रहे हैं सर्विस का, उसी दिन इशू हो जा रहा है, उसी दिन इशू हो जा रहा है, तो हमारा जो टाइम है, जो हमारा टाइम है आफ्टर द रेट ऑफ टैक्स, तो उस दिन में से हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर हमारा इनवॉइस सेम हैज बीन इशूड, हमारा जो इनवॉइस है सप्लाई ऑफ सर्विस होने के दिन ही इशू हो जा रहा है, तो और पेमेंट जो है वो आफ्टर चेंज इन रेट हो रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट या फिर डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो हमारा पहले होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। दूसरी चीज, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशू प्रायर to change in rate of tax but payment is received after the change in rate, the time of supply shall be date of issue। अब दूसरा, in the payment has been received before the change in rate but the invoice for the same is issued after the change in rate, the time of supply shall be date of the receipt of payment। अब इसमें एक प्रिंसिपल था, इसमें नहीं दिया हुआ है, दूसरे जब इससे पहले मॉडल था उसमें एक प्रिंसिपल कहा गया था कि जो चीज अगर बात करें बिफोर द चेंज इन रेट की, आता है क्वेश्चन इन केस ऑफ गुड और सर्विस बोथ हैव बीन सप्लाई बिफोर द चेंज इन रेट, बिफोर द चेंज इन रेट, तो जो सबसे पहले हो रहा है, जो सबसे पहले हो रहा है, सबसे पहले मतलब जो पेमेंट या फिर इनवॉइस जो सबसे पहले हो रहा है, जो सबसे पहले हो रहा है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी, इसको छोड़ के इन दोनों केसेस में। जैसे इनवॉइस क्या हो रहा है प्रायर टू चेंज इन रेट, तो इनवॉइस जो हमारा सबसे पहले इनवॉइस प्रायर टू चेंज हो रहा है, बिफोर द चेंज हो रहा है, तो उस टाइम में क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस हो गया। और पेमेंट की बात करी जाए, पेमेंट भी रिसीव बिफोर द चेंज इन रेट, तो इस केस में बिफोर द हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो गया। इस केस को छोड़ के इन दोनों में ध्यान देंगे कि बिफोर की बात करी जाए, बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो जो सबसे पहले हो रहा है पेमेंट या फिर इनवॉइस, इन दोनों में से जो सबसे पहले हो रहा है वही हमारा क्या होगा, याद कर लेंगे, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। दूसरी चीज, अगर बात करी जाए आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन where the payment is received after a change in rate of tax, पेमेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट, बट इनवॉइस हैज बीन इशू प्रायर टू चेंज इन रेट, द टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट। जैसे हमने उसमें बताया
कि बिफोर की बात करेंगे, बिफोर की बात करेंगे। तो जो सबसे पहले होगा बिफोर में ये देखेंगे बिफोर द चेंज रेट, तो जो सबसे पहले होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और मान ली जाए कि आफ्टर आए, तो आफ्टर चेंज रेट, आफ्टर, तो जो आफ्टर में आएगा, जैसे यहाँ पर आया पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो पेमेंट हमारी क्या होगी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो गई। Where invoice has been issued and the payment is received before the change in rate, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of invoice whichever is earlier। इन्होंने कहा कि invoice issued and payment is received, invoice भी issue हो गई, payment भी हो गई, दोनों before the change in rate हो रहा है, before the चेंज इन रेट हो रहा है, तो उस टाइम में टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो सबसे पहले हो रहा है, इन दोनों में से जो सबसे पहले हो रहा है वो होगा इनवॉइस whichever is earlier। Third, invoices has been issued after change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, तो इनवॉइस क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इनवॉइस हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा। डेट ऑफ रिसिप्ट आपको पेमेंट पता है, ये shall be the date of the credit in bank account if such credit in a bank account is after 4 working day from the date of change in rate, change in rate। now ये तो हमारा आपका चेंज रेट, आपको प्रिंसिपल समझ आ गया होगा ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हमने अभी पता कर लिया कि आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, यूटीजीएसटी, ये सारी चीजें हमने पता कर ली कि कहाँ आईजीएसटी लगेगा, कहाँ यूटीजीएसटी, इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड है, हमने ये पता कर लिया। हमने ये भी पता कर लिया भाई टाइम ऑफ सप्लाई कि किस दिन लगेगा, ड्यू डेट पे लगेगा, डेट ऑफ पेमेंट पे लगेगा, किस पे लगेगा, ठीक है। दो चीजें हमने पता कर ली, ये पता कर ली कि जीएसटी लगेगा, कब लगेगा ये भी पता। अब कितना लगेगा टैक्सेबल सप्लाई, कब लगेगा, कितना लगेगा, ये चीज हम पढ़ेंगे, ये चीज हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना लगेगा, हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।